बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी टीम रक्षक टीवी की टीम यहाँ पर उपस्थित है। हमारे साथ आदरणीय श्री ब्रिजभूषण राय साहब हैं। काफ़ी मजबूती से प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी देश हित में जाने का, देश की सेवा करने का प्रिपरेशन, यूपीएससी की प्रिपरेशन है और बहुत ही एक्सपीरियंस है। काफ़ी देख रहे हैं चारों तरफ अपना स्टडी का मटेरियल लगाए हुए हैं, पूरा ऊपर लैंप लगाए हुए हैं, चारों तरफ बंगाल की खाड़ी और ये जितना भी पूरे भारत का भूगोल है अपना पीछे लगा रखा है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि किस टाइप से लगे हुए हैं। हमें लगता है कि 24 घंटे में और बहुत ही कम सोने का समय मिल पाता है। पूरा माहौल स्टडी का है। हमारी भी 2-3 दिन पहले बात हुई कि आपसे मिलना चाहते हैं कि काफ़ी गहराई से राजनीतिक चर्चा भी हो जाएगी और जो पृष्ठभूमि है भारत की, जिस प्रकार से बेरोज़गारी चरम पर है, बच्चों को समस्याएं हैं और जहां जगह जगह पर धरने हो रहे हैं, उन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हैं। तो आप सभी जुड़िए। रक्षक टीवी की टीम ऐसे ही आप सबके सामने ऐसे ही लोगों से मिलवाती रहेगी और आप लोग भी इंस्पायर होंगे और आप लोग भी मोटिवेट होंगे और मोटिवेशन आपको मिलेगा, क्योंकि लोग जब आपसे बात रखेंगे क्या है, क्या देश में होना चाहिए, क्या चल रहा है। तो हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं आदरणीय ब्रिजभूषण राय साहब, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे फॉलोअर्स को दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। मेरा नाम ब्रिजभूषण राय है। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, देवरिया डिस्ट्रिक्ट से, और मेरी एजुकेशनल पढ़ाई लगभग ग्रेजुएशन तक ही है, बस उसके आगे भी कोई पढ़ाई नहीं कर पाया हूँ। ग्रेजुएशन भी मेरा बीटेक है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से। उसके पहले मैंने डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा पहले मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई में। जैसे कि हमारी जानकारी है कि आपने पहले डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से मेरा डिप्लोमा है। इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने डिप्लोमा किया है। इसके बाद आपने स्टडी भी की है एक साल और मैंने प्रिपरेशन भी की है इंजीनियरिंग की। हाँ। अचानक कैसे आपका माइंड जो है मोटिवेट हुआ, कैसे आपको लगा कि नहीं, अब इंजीनियर नहीं, मुझे जो आईएएस की तरफ जाना है, पीसीएस की तरफ जाना है। तो आपको क्या लगा कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या आवश्यकता नहीं है या फिर वहाँ पर कैरियर की अपॉर्चुनिटी कम है? क्या इंजीनियरिंग में क्या है कि हमें एक क्षेत्र में वर्क करने का मौका मिलता है, और सिविल सर्विस एक ऐसी प्रिपरेशन है, इसमें यदि हमें मौका मिल जाता है यदि यहाँ पहुँचने का, तो हमें विभिन्न क्षेत्रों में, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी वर्क करने का मौका मिल जाएगा हमें। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का ही सचिव बनने का मौका मिल गया, या जिला के स्तर पर यदि कोई वर्क होता है तो जिला के स्तर पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्क बहुत से होते हैं, तो हम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो हमें दोनों क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा, इसलिए मैंने इसमें आने का। हमारा अगला सवाल आपसे है, अभी आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं और आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? आगे चल के आप किस टाइप से, मतलब किस फील्ड में अपना कैरियर देखते हैं, किस फील्ड में आपको जाने का ज़्यादा इंटरेस्ट है? अब तक तो लगभग मैं 3 से 4 साल से मैं लगा हुआ हूँ। बीटेक करने के बाद मेरा जून 2017 में बीटेक कंप्लीट हुआ है, तब से मैं लगा था। बीच में 2 साल कोविड ने बैक किया, हर व्यक्ति को बैक किया भारत के स्तर के। उसके बाद मैं फिर अभी रिन्यू किया हूँ, लगभग 1.5 साल से रिन्यू किया हूँ। तो आगे फील्ड में सिविल सर्विस का ही मेन स्कोप है मेरा, आईएएस या पीसीएस, यही मेरा मेन स्कोप। लोकतंत्र में हम देखते हैं, लोकतंत्र में दो ही, एक जैसे नौकरशाह हुआ और नेताओं का जो कंपटीशन रहता है, बाकी मीडिया भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मीडिया के क्षेत्र में भी लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो है, हम सरकार पर थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि सरकार से ही सारा है, सरकार से ही रोजगार है, सरकार से ही महंगाई है और सरकार से ही नौकरी है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार में जो नौकरशाह हैं, उस सरकार में जो राजनेता है, इन दोनों में सरकार आखिर चलाता कौन है? आप थोड़ा सा काफ़ी इसमें जुड़े हुए हैं, जरा बताएं, लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है, भारत जो है, भारत का जो कार्य चलता है, कार्यपालिका जो है, कार्य की प्रोसेस जो है, उसमें 4 स्तंभ हैं पूरे: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को ही हम एक सरकार पोर्शन बोलते हैं। सरकार वर्ड जो है ना, सरकार वर्ड को ही डिफाइन करना बहुत मुश्किल वर्क है। सरकार वर्ड, इसे हम कहते हैं कि योगी जी की सरकार या मोदी जी की सरकार। तो हम यदि योगी जी या मोदी जी की सरकार बोल रहे हैं तो मोदी जी आगे मैं सरकार यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या 1% सरकार हो सकता है? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1% सरकार हो। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री एक व्यक्ति हो सकते हैं, सरकार नहीं। सरकार कई स्तंभों को मिलकर बनता है, उसमें कार्यपालिका भी है। कार्यपालिका के अंतर्गत ही नौकरशाह आते हैं। अगर सरकार भेदभाव करने लगे तो आप ऐसी सरकार को क्या कहेंगे? सरकार, देखिए, सरकार जो है जो भी करेगी तो
मेन पॉलिसी होती है नौकरशाहों को बनाना। नौकरशाह जो है सरकार, जो भी उनके जैसे मंत्री हो गए, मंत्रियों के सचिव होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, एक मंत्री को लगभग 2-3 आईएएस अधिकारी मिलते हैं काम करने के लिए। तो पॉलिसी तो आईएएस अधिकारी को ही बनाना है। वह बेहतर से बेहतर पॉलिसी बनाकर यदि सरकार को देंगे, जैसे आप देखते होंगे भारत के देशों में कभी कभी ऐसा होता है कि मंत्री जो है 8वीं पास हैं, हाई स्कूल पास हैं, तो हम उनसे बहुत ज़्यादा उपेक्षा कर भी नहीं सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए। यदि मंत्री वेल एजुकेटेड नहीं है तो हम उनको बहुत ज़्यादा उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो हमारा संविधान ने इसे क्रिएट किया है कि एक साथ साथ नौकरशाह रहे जो बहुत वेल एजुकेटेड है बंदा, हर क्षेत्र का नॉलेज उसके पास है, तो वो पॉलिसी को बता पाए पॉलिसी कैसे बनानी है। तो उसको पॉलिसी बनाने में मेन काम तो नौकरशाहों का ही है। सरकार में जो भी नौकरशाह होते हैं, जो भी एज ए डीएम, एज ए आईपीएस, एज ए कलेक्टर जो भी है, इनके पास काफ़ी माइंड होता है, बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं। क्या कारण होता है कि कहीं कहीं हम लोग देखते हैं बलिया में कोई कांड हो जाता है, कहीं कोई कांड हो जाता है, तो क्या नौकरशाह की मजबूरी होती है कि उसको ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, या उनके पास कोई दबाव होता है इस टाइप से? उसमें क्या लगता है? उसमें 2-3 मैटर हो सकता है। किसी एक मैटर पर बात करना इस पर उचित नहीं होगा। उसमें 2-3 मैटर हो सकते हैं कि उनका पर्सनल क्या ओपिनियन है और दबाव की क्या ओपिनियन है। जब तक इसको न्यायपालिका के सामने पक्ष नहीं रखा जाएगा, न्यायपालिका इस पर निर्णय नहीं देगी, तब तक कोई एक व्यक्ति इस पर निर्णय नहीं दे सकता है कि क्या उनका दबाव था कि क्या था। इसलिए कि हर कोई अनुमान से बस बोलता है। कोई भी बोलेगा तो कहेगा कि हाँ उनके ऊपर दबाव था इस नेता का, लेकिन ये तो बोलना सही नहीं है, इसलिए उसका एविडेंस किसी के पास नहीं है, किस बेस पर बोलेगा। आपको क्या लग रहा है इस अभी पिछली जो सरकार थी, उस सरकार में और आज की जो सरकार है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के ये पूरा सब जानते हैं? एक्चुअली क्या है कि जो जिस प्रकार से माफियाओं के घरों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, गुंडों के घरों पर एकदम गिराया जा रहा है, तो ये सरकार जो है कहीं ना कहीं अपना जो काम करना चाहिए उसको उस लाइन पर, उस रास्ते पर जाने का प्रयास कर रही है। योगी जी की सरकार, आपको क्या लगता है, आप स्टडी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या होना चाहिए देश में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए? देखिए, देश में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाना है तो हमें सबसे पहले तो जो मेन पिलर हैं, नींव जो है उसको मजबूत करना पड़ेगा। जैसे हमारी पुलिस व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था में जितनी भी पदें हमारी खाली हैं, सबसे पहले उसको भरे सरकार, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। अभी एक डाटा के अनुसार, वो डाटा सही है कि गलत है, उस डाटा की वजह से लगभग पता चला है कि 1 लाख से ऊपर पुलिस विभाग की केवल उत्तर प्रदेश में पोस्ट खाली पड़े हुए हैं अभी, तो उसको जल्द से जल्द वो भरे। इसलिए कि पुलिस व्यवस्था ही हमारी लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सकती है। क्योंकि जब एक व्यक्ति सिविल बेस में आता है कहीं पर, तो उसकी वैल्यू जनता 10 लोग की भीड़ है, एक व्यक्ति सिविल बेस में आ रहा है, उसकी कोई वैल्यू सरकार लोग नहीं समझते हैं। एक कांस्टेबल ही वर्दी में आ जाए तो लोग डर जाते हैं कि पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। तो सबसे पहले तो कानून व्यवस्था केवल पुलिस माध्यम ही संभाल सकती है और कोई नहीं संभाल पाएगा, या तो कोई संगठन नहीं संभाल पाएगा, कोई भी संगठन हो, एनजीओ संगठन हो गया, कोई भी संगठन हो गया, नहीं संभाल पाएगा, प्रशासन ही बस संभाल पाएगी इसको। अभी चुनाव आया था बीच में, चुनाव के समय पर काफ़ी शोर था, बहुत ज़्यादा शोर था कि समाजवादी पार्टी की जो साइकिल की रफ्तार है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अचानक हुआ उल्टा, जिसकी रफ्तार थी वो पंचर हो गया और जो कमल को खिलना था वो खिला। मैं सब ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग एज ए स्टडी आप इसको किस टाइप से देखते हैं? देश का युवा और देश के जो नागरिक हैं आखिर क्या देख रहे हैं? किस परिवर्तन का दौर था, तब भी सरकार कमल की आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें देखिए, जो स्टूडेंट की भागीदारी जो है ना चुनाव में, यदि स्टूडेंट की भागीदारी देखी जाए तो स्टूडेंट मान लेते परेशान थे, सुनने में आ रहा था स्टूडेंट बहुत परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है पिछली सरकार में, ठीक है। तो यदि एक डाटा निकाला जाए तो अधिकतम 2 से 2.5% से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है वोटिंग में। तो किसी तंत्र को नहीं बदल सकते हैं एकाएक को, बदलती तो आम जनता ही है, जो आम जनता है। तो आम जनता ने जिसको चुना वो आया सत्ता में, जिसको नहीं चुना वो नहीं आया सत्ता में। और वो कैसे आया, वो पॉलिसी तो बात की बात है कैसे वो आया, लेकिन चुना तो जनता ने है, चुनी हुई सरकार है, जबरदस्ती तो बैठी नहीं है, तानाशाही सरकार तो बैठी नहीं है, चुनी हुई है, चुनाव हुआ, ईवीएम से चुनाव हुआ, सरकार जीत कर आई, तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा लोगों को। यदि लगता है समाजवादी पार्टी को कि नहीं हमें वोट नहीं मिला तो ठीक है, अभी आपको 5 साल बाद फिर मौका मिलेगा, आप आ जाइए फिर सत्ता में मेहनत कर। जो लोग काफ़ी स्टडी करते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, मतलब ये माइंड जो इंसान का, इसको आप जिस क्षेत्र में ले जाएंगे तो बहुत अच्छा भी कर सकता है और बहुत ही विनाशकारी भी हो सकता है। अभी एक नया 15 दिन पहले एक केस हुआ है, एक गोरखपुर में एक मुतरजा करके एक कोई शख्स है, और सुनने में आ रहा है कि IITN है, मुंबई से 2015 में IIT पास हुआ है। तो इसके बाद इसका माइंड किस टाइप से डेवलप हुआ, आखिर क्या है ऐसे लोग कि जो इस टाइप से देश में रह करके वो देश के विरोध में ऐसा काम करते हैं? तो कहीं ना कहीं इसको सरकार को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ क्या कार्रवाई करना चाहिए? देखिए, इस पर तो सरकार जो है, यूपी की जो ATS है,
वो अभी जांच कर ही रही है। डेली बाई डेली कुछ ना कुछ नए नए मोड़ आ रहे हैं इस पर, इनके केस पर। क्या है, सबसे पहले आया कि इनका जो मानसिक स्थिति सही नहीं है, पहले ये कहा गया पहले दिन। दूसरे दिन आया कि नहीं, इनका जुड़ा हुआ है कहीं से कनेक्शन। अभी सुनने में आया है कि एनआईए इस पर तैयारी कर रही है, नेशनल एजेंसी, जो इस पर जांच करेगी, तब गृह मंत्रालय को रिपोर्ट समझ, आज ही के न्यूज़ में आया है, को करेगी। तो ये आईआईटीएन जो हैं, हो सकता है इनका जो है माइंड वॉश किया गया हो किसी संगठन द्वारा। कोई भी आतंकवादी संगठन जो है, आईएसआई हो गया, ये सब संगठन इनका माइंड वॉश किए हों। हैं तो ये आईआईटीएन ही, सत्य है। यदि इनके पास यदि आईआईटी में गया है बंदा, तो माइंड तो शॉर्प माइंड है, इसमें कोई शक नहीं है। आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, और हमारा सवाल आपसे जायज़ है कि जो आप स्टडी फील्ड से हैं, तो स्टडी फील्ड में अभी हमने देखे हैं 1 से 2 साल में जो विभिन्न परीक्षाएं हो रही हैं, उन परीक्षाओं को किसी प्रकार से कराने के बाद भी लीक कर दिया जा रहा है। इस पे कितना शासन कमज़ोर है, या जो अधिकारी कमज़ोर हैं, किस टाइप से ये लोग इतना कमज़ोर हो सकते हैं कि पेपर को कराने के बाद कुछ समय बाद वो लीक हो जाता है। इस पे कहीं ना कहीं आप, ये तो दर्द है बच्चों का, ये सच्चाई भी है भाई। जो मेहनत कर रहा है 5 साल से, उसका पेपर खिलवाड़ की तरह आप लीक करा देते हैं, इसके बाद आप हाथ खड़े कर देते हैं, वो एक दूसरे ऊपर आरोप लगाते हैं। इस पर सीधा सा जवाब आपका क्या है? आखिर क्या आप कहेंगे? देखिए, इसमें क्या है कि यदि पेपर लीक हो रहा है, इसका पूरा कारण क्या है? प्रशासन को ही है। लेकिन हर काम प्रशासन के नियम से, यदि पेपर का डेट है 15 मई, तो 14 मई को पेपर कोई नहीं करा सकता है, कितना भी शोर कर ले, कुछ भी कर ले। प्रशासन 15 को डिसाइड करिए, 15 को ही होगा। तो इसका मतलब सब तो प्रशासन के कंट्रोल में हो रहा है, सरकार के कंट्रोल में हो रहा है। प्रशासन और सरकार इन्हीं कंट्रोल में हो रहा है। यदि कहीं से लूप होल आ रहा है, तो लूप होल इन्हीं लोगों में है। जो बाहरी तंत्र जो हैं, जो गलत तंत्र हैं, जो पेपर आउट के लगे हुए हैं, वो उनका इनसे कनेक्शन कहीं ना कहीं जरूर होगा, तभी ये पेपर आउट हो रहे हैं। ऐसे नहीं हो रहे हैं कि पेपर आउट जो है, इसे आपको बताऊंगा कि एक भारत का एक और संस्थान है जो कराता है, उसका कभी भी आप नहीं सुने होंगे कि पेपर आउट हुआ हो। जैसे यूपीएससी कई से एग्जाम, केवल आईएएस के एग्जाम ही नहीं करवाता है, यूपीएससी मल्टी टाइप एग्जाम करवाता है। एनडीए, सीडीएस, ईपीएफओ, बहुत से एग्जाम उसने कनेक्ट करवाता है। सीएमएस हो गया, मेडिकल के लिए करवाता है। उसके बाद जो है समझिए साइंटिस्ट का भी एग्जाम करवाता है। लेकिन उसमें आज तक पेपर आउट का कंडीशन नहीं आया। वो भी तीसरी देश का संस्थान है, क्यों उसकी पॉलिसी को हम नहीं अपना सकते हैं? उसकी जो सिक्योरिटी है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, एक ऐसा मुख्यमंत्री मैंने देखा, मैं मीडिया से हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन एक पत्रकारिता होने के नाते सच्चाई को रखने का हम कोशिश करेंगे। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो आज जो कह देता है, कल उसका काम चालू कर देता है। आज उसने कह दिया कि हम ये कर देंगे, तो कल वो सुबह 7 बजे से काम चालू हो जाएगा। आखिर इनको डर क्यों नहीं है? जो माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, इतना तेज तर्राक मुख्यमंत्री यूपी में है कि अगर उसने कह दिया कि हम कुर्की कर देंगे, अगर आप गलत करोगे, शिक्षा बच्चों के साथ अन्याय करोगे, तो आपका पूरा जितना आपका है बैकग्राउंड सारा हम ध्वस्त कर देंगे। क्या इससे क्या कम होगा ये, या फिर सरकार को किसी और बिंदु पर विचार करना चाहिए? इससे डायरेक्ट इतना करने से पूरा नहीं कम हो जाती। कोई भी एक्शन लिया जाता है, उसका प्रभाव पड़ता है हमेशा। जो हमारे न्यूटन का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, 3rd नियम, वो साफ कहता है कि यदि हम इस दीवार पर थक्कड़ मारेंगे तो हमें भी उतना ही जोर से मारेगा। तो यदि कोई भी एक्शन लिया जा रहा है तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, 1-2% पड़ेगा। नहीं, पूरा प्रभाव कहा जाए कि एकाएक खत्म हो जाए। देखिए, कोई भी प्रक्रिया आती है, एक सतत प्रक्रिया से प्रक्रिया आती है, सतत से ही खत्म होती है। ना एकाएक खत्म हो सकती है, ना एकाएक आ सकती है कोई भी चीज़ें। यदि ये जो माफियाओं का गढ़ आया होगा पेपर माफियाओं लीक करवाने का, यह एकाएक नहीं उठ गया होगा। अब देखते होंगे, पहले शुरू में सुनने में आया होगा कि किसी एक एग्जाम का आउट हुआ, फिर सुनने में आया होगा कि दूसरे एग्जाम का आउट हुआ, तीसरे में आपको सुनने में आया होगा कि पेपर में ही कोई बैठा दिया किसी को पेपर देने के लिए, चौथे में आया कि लड़का ने पेपर ही नहीं दिया, रिजल्ट में नाम उसका आ गया। कभी कभी सिलेक्शन भी होता है। तो ये सतत प्रक्रिया है, एक सिलेक्शन तक कोई नहीं पहुंचा। ये सतत प्रक्रिया, तो सतत प्रक्रिया से ही खत्म होगा सरकार का। सरकार को मतलब नियम कुछ बनाने चाहिए। हाँ, सतत प्रक्रिया से ही काम होगा। अभी एक नया मैसेज आया है, और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहेंगे या प्रदेश अध्यक्ष कहेंगे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम गांव-गांव जाएंगे। वो गांव में एक ऐसी टीम खड़ी करने वाले हैं कि जो देश बर्बादी की ओर जा रहा है, उनको लग रहा है कि देश बर्बाद है। अब वो भाई नेता समझे, हम नहीं बता सकते, लेकिन देश जो बर्बादी की ओर जा रहा है वो टीम बनाएंगे। उस पर कि वो ये बोल रहे हैं कि अभी हम लोग नहीं समझ रहे हैं, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी ये देश को कंगाल करने की लाइन पर निकल गई है। कांग्रेस आने के बाद ये देश को फिर से अच्छे रास्ते पर लाएंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वो क्या है, वो जो है विपक्ष हैं, उनका विपक्ष का पक्ष होता ही बोलना, उनका पक्ष ही है। किसी की भी सरकार होगी तो विपक्ष
कभी भी पक्ष में बात नहीं करेगा ज़्यादा, जबकि ये होना चाहिए कि विपक्ष को पक्ष में भी बात करनी चाहिए, जो सरकार की अच्छाइयाँ वो दिखाएं, और विपक्ष होता ही ये बुराई दिखाए। कहा जाता है कि अच्छा लोकतंत्र वही है जिसमें विपक्ष मजबूत हो, जैसे इस बार यूपी में विपक्ष मजबूत आया है। विवेक अग्निहोत्री आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है, और इन्होंने एक फिल्म बनाई है द कश्मीर फाइल्स। ऐसी फिल्म बनाई है जिस पर लोग अब आरोप भी लगा रहे हैं, कुछ लोग वही सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उस पर आरोप ये लगा रहे हैं कि कुछ तत्वों को छिपा लिया गया है। तो आखिर जिसके ऊपर अन्याय हुआ, जिसके ऊपर ऐसा किया गया, जिसका घर उजाड़ दिया, उसको वहाँ से भगा दिया गया, उसकी सच्चाई को दिखाना क्या देश में सही नहीं है? क्या लगता है लोग जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए कुछ कहेंगे? देखिए, विरोध जो लोग कर रहे हैं उनका तर्क नहीं दे रहे हैं किस बेस पर विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केवल यदि आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि किसी पक्ष को छुपाया गया, लेकिन वो पक्ष नहीं बता रहे किस पक्ष को छुपाया गया। उनको ये भी बताना पड़ेगा किस पक्ष को छुपाया गया, तब तो आइडेंटिफाई होगा। लेकिन जो है विवेक अग्निहोत्री ने मूवी बनाया, तो मूवी देखिए, फिल्म जो होता है शुरू से कहा जाता है फिल्म एक इंटरटेनमेंट होता है। स्वाभाविक है किसी भी चीज़ को अब इंटरटेनमेंट के माध्यम से हम जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दिखाएं। ऐसी बहुत से भारत में मूवियाँ आई जो दिखाया गया, जैसे आप देखे होंगे पद्मावत मूवी आई, उस पर भी अच्छा विरोध हुआ, लोगों का विरोध हुआ। तो देखिए, विरोध तो होता है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा काम तो यही हो सकता है कि जिसके साथ ये हुआ, यदि यह सत्य है, लेकिन हमें भी ये पूरा भी है नहीं पता कि यह सत्य है कि क्या है, लेकिन मैंने इस पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया नहीं अभी। बहुत दुख की बात यह है कि बलिया में कुछ समय पहले जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिस पे रात में 12 बजे भी वो लोग खड़े हो जाते हैं, गरीबों के साथ में खड़े रहते हैं, गरीबों की झोपड़ी दिखाना हो, नाली दिखाना हो, पानी दिखाना हो, खरंजा दिखाना हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है उसको दिखाना है, पत्रकार वहाँ पर पहले पहुँचता है। वो ऐसे पत्रकारों के साथ कुछ अपने आप में जो है दबंग, या कहेंगे प्रशासन, हम तो दबंग कहेंगे, दबंग इसलिए कहेंगे कि पत्रकारों को उठा करके आप जेल में बंद कर देते हैं, जेल में भर देते हैं, जबकि पत्रकार आपसे कुछ मांग नहीं रहा है, वो सच्चाई रख रहा है, आपकी बात रख रहा है। आपको दिक्कत है तो उसका जांच कराइए, अगर आपको लगता है कि इसकी बात गलत है तो उस पर सरकार कार्रवाई करेगी, उसका चैनल जो भी है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस प्रकार से पत्रकारों को उठा करके जेल में डाल दिया जाता है, इस पर क्या लगता नहीं है कि सरकार को एक ऐसा नियम बना देना चाहिए कि पत्रकार भी सेफ्टी हो, उनकी सुरक्षा हो, वो लोग अपनी बात को रख पाए एक प्लेटफॉर्म पर? देखिए, क्या है कि भारत में पत्रकार जो हैं, जो मीडिया है, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ शुरू से लेकर आज तक कहा जाता है, और ये विश्व में कहा जाता है कि लोकतंत्र जिस देश में भी है उसमें चौथा स्तंभ यही है, यही चलाता है। अब क्या है कि इसमें मीडिया के लिए हमारा संविधान भी जो है प्रावधान किया हुआ है, प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो उसके बाद नियम कानून तो हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, मैंने भी अभी एक न्यूज़ देखा था बहुत जल्दी ही, अब पता नहीं वो न्यूज़ सही है या गलत है, मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया उसको। उसमें आया था कि एमपी में, मध्य प्रदेश में कोई प्रशासक था, एसपी या कोई थे, उन्होंने कोई पत्रकार को अर्धनग्न स्थिति में उन्होंने किया था। अब वो न्यूज़ सही या था या गलत था, प्रिंट मीडिया पर आया था, मैंने देखा था उसको, लेकिन उसको मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया सही है गलत है। लेकिन यदि ऐसा हुआ हो तो ये गलत है। तो क्या आपको ये हाथ पर नहीं लगता है, एक मजाक नहीं लगता है कि आप एक तो बोल रहे हैं कि ये स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाकर के कुछ भी कर सकते हैं, वो आप उन्हीं को उल्टा मतलब डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं। तो पत्रकार किसी प्रकार से ये भारत में एक ऐसी वीकनेस है, ऐसा पॉइंट है, अगर पत्रकार ना हो, पत्रकार सच्चाई ना दिखाएं तो ये नौकरशाह ये अपना जो भी मनमानी करेंगे वो करेंगे। तो क्या ये लगता नहीं है स्वतंत्र कहाँ से हुए, कैसे स्वतंत्र हैं? भारत बता तो रहे हैं कि भारत में संवैधानिक रूप से वो तो स्वतंत्र हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस नियम को तोड़ रहा है तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए। इस पर पत्रकार के पास यदि गलत हुआ, देखिए पत्रकार के साथ यदि गलत हुआ ये चीज़ बलिया में, तो पत्रकार के पास, पत्रकार की टीमों के पास, जो भी उनका संगठन है उनके पास न्यायपालिका भी है, उनको न्यायपालिका में एक बार गुहार लगानी चाहिए। हो सकता है न्यायपालिका कुछ ऐसा स्टैंड ले इस पर, जिससे सरकार को, जो भी सरकार ऐसा की है या जो भी व्यक्ति ऐसा किया है, उसको कुछ सबक मिले और इस पर कोई कानून बन सके। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। एक्चुअली मैं इसलिए ये मुद्दा उठा रहा हूँ कि ये रोज़मर्रा का काम है। लोग कभी भी कहीं जाते हैं तो उनको गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है, जब गाड़ी ले जाएंगे तो पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी। अब पेट्रोल आप डलाइए, 100 रुपये का पेट्रोल, हम अपनी गाड़ी में भी डलाते हैं 100 रुपये का पेट्रोल, तो 50 किलोमीटर जाते जाते गाड़ी रिजर्व हो जाती है, वो आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ से वापस नहीं आ सकते हैं, दोबारा आपको टंकी पर जाना पड़ेगा। तो आखिर थोड़ा विवेक आप डिटेल से बताइए कि ऐसा क्या है, ये जो दाम बढ़ते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हैं या फिर देश में कैसे ये लोग क्यों दाम बढ़ रहे हैं, क्या कारण? देखिए, इसमें पेट्रोल डीजल के जो दाम होते हैं
इसको बढ़ने के 2-3 पर्पज होते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का रेट बढ़ेगा, तो जिसको हम प्रति बैरल में बोलते हैं, कितना प्रति बैरल, $93 प्रति बैरल हो गया या इतने बैरल हो गया, तो वो भी प्रभावित करता है। प्लस दूसरा, यदि विश्व स्तर पर कोई ऐसा उथल पथल हो गया, जैसे यूक्रेन रूस का उथल पथल थोड़ा बहुत दिखाई दिया, लेकिन वो कितना था, कितना प्रभावित किया नहीं। जैसे हमने देखा था कि रूस से सस्ता तेल भी कुछ खरीदने के लिए न्यूज में आया था कि रूस से सरकार सस्ता तेल भी खरीद रही है, लेकिन इसका प्रभावित देश पर भी होता है। वो तो रेट बढ़ा ही रहा है, बढ़ता ही उस प्रभावित, लेकिन देश में क्या होता है, जो टैक्स इस पर लगते हैं। अब टैक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती है, उस पर सेस भी लगाया जाता है, अलग टैक्स भी लगाए जाते हैं। तो सरकार की ये पॉलिसी है किस बेस पर लगा रही है, जब तक उस पॉलिसी को सामने नहीं लेकर आएगी तब तक इस पर रेट पर कि किस बेस पर बढ़ रहा है यह कहना उचित नहीं हो पाएगा। ये है कि हाँ रेट बढ़ रहा है, ये सत्य है कि रेट बढ़ रहा है, लेकिन किस कारण बढ़ रहा है, सरकार जब तक उस फाइल को सामने नहीं लेकर आएगी कि उसने टैक्स पर जो है सेंट्रल टैक्स पर कितना बढ़ाया। इसीलिए कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया जाए। आज भी पेट्रोलियम विभाग जो है जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं है, और कई बार कहा गया जीएसटी के अंतर्गत। यदि जीएसटी के अंतर्गत आ जाता है तो जीएसटी का हाईएस्ट स्लैब 28% है, तो 28% में ही सीमित जाएगा। भारत के मोस्टली परिवार जो मीडियम फैमिली हैं, इनके परिवार की एक मेंटालिटी बन गई है, ये अंदर तक कूट कूट के भर दिया गया है कि अपने बच्चे को हम सरकारी नौकर बनाएंगे। लोग तैयारी भी कर रहे हैं, कई साल से लोग लगे हैं। अब वो नौकर के चक्कर में अपना पूरी उम्र उनने निकाल दी, नौकर भी नहीं बन पाए, और फिर वो किसी रोजगार में भी अपना स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, अपना पूरा योगदान नहीं दे पा रहे हैं। सरकार जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको कुछ बदलाव करना चाहिए कि जो इंसान है, जो आपका लड़का है, अगर वो मेहनत कर रहा है, तो अगर आप जिस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आप रोजगार अपना सृजन करने की कोशिश करें, उसको उत्पन्न करने की कोशिश करें, तो ज़्यादा बेटर है कि देश में नौकरी ही सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, नौकरी जो है, नौकरी कितना भी बड़ा हो जाए नौकरी है। लेकिन आप नौकरी को जब संधि विच्छेद करेंगे, हिंदी में, हिंदी राष्ट्र में आप बैठे हुए हैं, तो जब उसका संधि विच्छेद करेंगे, नौकर प्लस ई आता है, बड़ी, मतलब कि बड़ा नौकर। नौकरी मतलब बड़ा किसी व्यक्ति को नौकर बोलिए तो बुरा लगता है, और नौकरी बोल दिया जाता है तो अच्छा लगता है, उसको नौकरी मिल गई। यदि कह दे वो नौकर बन गया किसी का, तो लोग बुरा लगता है। तो वो बात अलग है कि नौकरी बेटर तो यही होगा कि सरकार किसी भी सरकार के पास, चाहे भारत की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, हर व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकती है। यदि हर व्यक्ति नौकरी ही करेगा तो और कोई काम कौन सा करेगा। तो सबसे अच्छा तो काम यह है कि आप खुद मालिक बनिए, सृजन करिए। इसके लिए वो व्यक्ति नहीं कर सकता। कारण क्या है कि यूपी में आप देखते होंगे कि 1% लोग भी जो है नए स्टार्टअप इंडिया, भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया चलाई, मोदी जी आए, स्टार्टअप इंडिया चलाए, स्टैंड अप इंडिया चलाए, बहुत सी स्कीम आया कि स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत आपको लोन भी दिया जाएगा, जो जिसको कहते हैं मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में करोड़ लोन है, शिशु लोन है, ये सब लोन है, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, ये सब लोन है। तो बैंक देने को तैयार है, ठीक है। लेकिन कारण क्या है कि लोग सोच ही नहीं पाते हैं। भारत में भी एक समुदाय बस ऐसा है थोड़ा बहुत, जैसे यूपी हो गया। यूपी में क्या है कि नौकरी का क्रेज है, समाज एक बना हुआ है, नौकरी एक ट्रेंड बना हुआ है, इसलिए लोग नौकरी की तरफ। दूसरी बात कि इस पर देखा जाए कि अगर जो सरकार पॉलिसी बना रही है, तो इसके लिए लोगों के अंदर जो नौकरी का ट्रेंड आया है, उसके जगह पर यदि रोजगार का ट्रेंड डालना हो तो क्या करना होगा, इस पर सबसे बड़ी विचार होनी चाहिए, क्या किया जाए। तो इसके लिए सरकार, जैसे आप देखे होंगे, अभी एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, दिल्ली सरकार जो है, आम आदमी पार्टी की सरकार, उसने एक स्कीम चलाया है, और वो स्कीम आगे जाकर सही साबित हो गलत साबित हो बात की बात है। उसने एक स्कीम चलाया है कि हम जो क्लास 5 के बच्चे हैं, छोटे बच्चे 5 से लेकर 10 तक, हम उनको रोजगार के रिलेटेड एक कोर्स पढ़ाएंगे डेली, जिससे हम ये आकलन कर पाए कि हाई स्कूल इंटर आते आते, देखिए बच्चे का माइंड जो है 9 से लेकर 12 तक होता है। जो बंदा 9 से 12 तक न्यू मजबूत कर लिया, वो आगे दिक्कत उसको नहीं होना। यदि 9, 10, 11, 12 में वो सोच लिया कि हमें जो है सुई बनाने की कंपनी डालनी है, सुई बनाने की, तो बस अब उसके अंदर दिक्कत नहीं होगी। जब 12 के बाद वो सोचना शुरू करेगा तो दिक्कत आती है। तो क्या है कि हमको सरकार को अपने पाठ्यक्रम में ही, एजुकेशन में कुछ ऐसा करना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश भारत सरकार की एक स्कीम आई है, यदि आप देखेंगे, यदि मैं उसको दिखाना चाहूँ तो आपको दिखा दूंगा। आईआईएम के थ्रू आप देखते हैं, आईआईएम एक ऐसा संस्थान है भारत का जो बिजनेस के रिलेटेड नंबर 1 संस्थान माना जाता है। तो वहाँ के निकले हुए व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। जैसे आप सुने होंगे MBA चाय वाला, MBA किया हुआ, MBA चाय वाला, इंग्लिश चाय वाली, हाँ इंग्लिश चाय वाले, इंग्लिश चाय, हाँ ठीक है। तो अब MBA चाय वाला हो गया। इसके बाद अब जितना भी देखते होंगे, अधिकांश आप यदि कोई स्टार्टअप आप देखेंगे तो ज़्यादातर IIT या IIM से ही जुड़ा होता है उसका न्यूज़। एक छोटा सा संदेश आप दीजिए, जो युवा तैयारी कर रहे हैं बहुत पहले से, छोटा सा संदेश आप दीजिए कि उनको
पढ़ाई के साथ साथ अब रोजगार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जिससे नौकरी उत्पन्न हो, उनके आसपास के लोग भी नौकरी मिल सके, वो देश मजबूत हो। इस पे आप छोटा सा अपना एक संदेश। तो ये होना चाहिए कि जो है रोजगार के पढ़ाई के साथ साथ बी प्लान तो होना ही चाहिए। इसलिए कि देखिए, कोई भी पोस्ट आ रहा है, 10 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं, 100 पोस्ट हैं, तो मिलना तो 100 को ही, 101 को नहीं मिलेगा। हम मान लेते हैं 200 लोग बराबर कंपटीशन में हों, 200 लोग एकदम माइंड भी बराबर है, नंबर भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो सरकार क्या 200 लोग को नौकरी दे पाएगी? यदि 100 पोस्ट आया है तो 100 पोस्ट को ही नौकरी देगी, 100 पोस्ट को ही। तो हमेशा भी प्लान होना चाहिए व्यक्ति के पास, और रोजगार यदि करेंगे तो बेटर है, करना ही चाहिए। कोई छोटा नहीं, आप बहुत बड़ा कर पा रहे हैं, छोटा ही रोजगार कीजिए, सोचिए पहले, पैसा तो लगता है रोजगार में। द रक्षक टीवी की टीम जाती है जगह जगह, लोगों से जानने की कोशिश करती है, जो नाली हैं, खरंजा हैं, जो व्यवस्थाएं हैं गांव में, दिक्कतें हैं, उनको उठाने की कोशिश करती है, काम करती है। आप देखते रहते होंगे, आप क्या कहेंगे हमारे फॉलोअर्स के लिए और हमारी टीम के लिए, आप क्या अपना संदेश देंगे? नहीं, देखिए, मीडिया यदि रक्षक टीवी की टीम यदि ऐसा दिखा रही हो तो अच्छी बात है। मुझे तो बहुत खुशी है कि आप लोग ऐसा दिखा रहे हैं, तो अच्छी बात है, और दिखाना भी। मीडिया को यही दिखानी चाहिए जो समाज की प्रॉब्लमें हैं, वो किस कारण है, वो बात की बात है। जिसके कारण वो प्रॉब्लम आया वो खुद समझ जाएगा। जब आप दिखाएंगे ना, आपको ये नहीं करना है कि किसके कारण आया प्रॉब्लम क्यों है तो प्रॉब्लम किसी कारण है, या 70 साल से है, या 2 साल से, या 5 साल से, प्रॉब्लम है ना। तो यदि आप दिखाएंगे तो जो उसका भुक्तभोगी होगा, जो भी उसको किया होगा, जिसके कारण हो रहा होगा, वो खुद समझ जाएगा, वो खुद सही कराने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। भारत देश इस समय डेवलप हो चुका है या अभी डेवलप होने के रास्ते पर है? विकसित हो गया है या विकासशील है, आपको क्या लगता है? अभी भारत विकासशील ही है। अभी WHO के भी डाटा में, UN के डाटा में भारत विकासशील, और भारत खुद अपने वैश्विक मंच पर कहता है कि मैं विकासशील हूँ, लेकिन अभी विकसित नहीं हो पाया है। विकसित कुछ जो क्राइटेरिया होते हैं विकसित देश के, जैसे पर कैपिटा इनकम हो गया, अभी बहुत कम है भारत की पर कैपिटा। कारण क्या है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और रिसोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें भी 2 साल कोविड मार दिया, इसलिए अभी विकसित में नहीं, अभी विकासशील में ही है। क्या आपको लगता है कि भारत विकसित कब होगा? किस रास्ते पर जाना चाहिए उसको जब विकसित हो? देखिए, भारत विकसित तभी हो सकता है जब पर कैपिटा इनकम एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है विकसित होने का। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा कैसे? पर कैपिटा इनकम, जैसे यूपी के पर कैपिटा इनकम निकाला जाए तो क्या कैसे निकाला जाता है? टोटल GDP जितनी है उससे जो है जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, पर कैपिटा इनकम निकलता है। तो यूपी की तो 22 करोड़ जनसंख्या है। अभी तो इस बार की जनगणना हुई नहीं, अभी तो पुरानी जनगणना के अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 22 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। तो 22 करोड़ की जनसंख्या में पर कैपिटा इनकम कैसे हो सकता है? इसके लिए क्या होगा कि आपको रोजगार में ही कदम रखना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, चाहे गवर्नमेंटल रोजगार हो या प्राइवेट रोजगार हो, इनकम आना चाहिए, इनकम सर्कुलेट होना चाहिए। पैसा को सर्कुलेटिंग, पैसा ही नहीं कि एक जगह रखा रहे। कई जगह क्या है कि भारत में 2% लोगों के पास 90% इनकम है। भारत की 2% जनसंख्या के पास 90% इनकम है, और जो है 98% जनसंख्या के पास 2% इनकम है। तो हमें इसको इनकम, हमारा संविधान भी कहता है कि संसाधनों का समान वितरण और समान दोहन ही जो है लोकतंत्र की, जैसे हमारे संविधान में एक वर्ड यूज हुआ है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। आप पढ़े होंगे। तो कल्याणकारी का मतलब क्या हुआ? कल्याणकारी का अर्थ ही यही होता है कि संसाधनों का उचित दोहन उचित व्यक्ति को, जैसे कहा जाए कि अगर जैसे मान लीजिए अभी मुकेश अंबानी की इनकम इतनी ज़्यादा है, ठीक है, वो अपने मेहनत से बनाए, अच्छी बात है, लेकिन जो अभी जो है राशन दिया जा रहा है, तो क्या मुकेश अंबानी का राशन कार्ड होगा? आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, कभी नहीं होगा। लेकिन वो उस लेवल के है ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है उनको, अभी जिसकी ज़रूरत है उसको दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं श्री ब्रिजभूषण राय साहब, और एक्चुअली क्या है, समय का अभाव है, स्टडी में लगे हुए हैं, हमने कुछ समय मांगा, वो हमें मिला, और अब नेक्स्ट कभी चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा डिटेल से बात नहीं हो पाई है, अभी मोस्ट जो पॉइंट थे उसको हमने कवर किया है। और एक बार अगर आप लोगों का थोड़ा सा ऐसा रहेगा तो ऐसे लोगों से हम मिलते रहेंगे और सामने लोग अपने पक्ष रखते रहेंगे, क्योंकि ये लोग भी आगे जा कर के कोई कलेक्टर बनता है, कोई PCS SDM बनता है, कोई तहसीलदार बनता है, ये लोग ही देश को चलाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से हम मिलते रहेंगे। आप देख रहे हैं भारत का संविधान पूरा लगा हुआ है, नक्शा भी लगा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, अगर आवश्यकता होती है यहाँ तो ये लोग गूगल कर लेते हैं कोई भी चीज़ देखनी हो। तो ऐसे लोग, हम यही कहेंगे कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है देश को चलाने में, और हम यही आशा भी करेंगे कि जैसा माइंड अभी है, जैसी सोच अभी है, अधिकारी बनने के बाद अगर ऐसे लोग ऐसी ही सोच के साथ में देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं
सबको सपोर्ट भी मिलेगा, अत्याचार भी कम होगा, अन्याय भी कम होगा। तो ऐसे लोगों से हम मिलते रहेंगे, आपसे आपकी बातचीत कराते रहेंगे। हमारे साथ यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे ब्रिजभूषण राय साहब थे, और आप लोग भी हमारे चैनल को बढ़ाते रहिए, आगे बढ़ाएंगे अगर तो हम आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे। चैनल को बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगले वीडियो में। और इसी के साथ इंजीनियर शिव प्रताप सिंह बघेल, कैमरामैन सुशील निरंजन के साथ इंजीनियर शिव प्रताप सिंह बघेल, द रक्षक टीवी, लखनऊ। जय हिंद, भारत माता की जय।